जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम टू यू एच टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज की जो क्लास होगी वह बेहद ही खूबसूरत सी क्लास है। तो कुर्सी की पीठी बांध लीजिए क्योंकि आज क्लास में तूफान आने वाली है। अब यूं नहीं, तूफान नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आज क्लास को हम लोग बहुत डीपली से समझेंगे। इससे पीछे जो क्लास है चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जिसका नाम विकास है, इंग्लिश में डेवलपमेंट, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करवा दिए हैं, समझे। और आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास चला जाएगा बेसिकली, तो उसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। तो आज जो क्लास हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो क्या चीज है, ये इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी इंडियन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि जो क्लास 1 था, क्लास 2 और बेसिकली जो आगे आने वाला है, आगे आने वाला तो छोड़ देंगे उसको, वो नेक्स्ट जब आने वाला होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल आपको एक पूरा सर्वे करते हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। देखिए यहां पर आगे, यहां पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्या चीज है, वह हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्षेत्रक इंग्लिश में इसको सेक्टर कहते हैं। यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक, लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना। तो इसको, ये चैप्टर के नाम है, ये चैप्टर के नाम है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और मेरा जो हेडिंग रहेगा अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, है ना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होता है वो कितने प्रकार के क्षेत्र होता है, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के क्षेत्रक होता है, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। जिसमें प्रथम क्षेत्रक बोलते हैं, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। ये 3 प्रकार के क्षेत्रक होता है, बेसिकली 5 प्रकार के क्षेत्रक होता है। लेकिन अभी आप लोग को पढ़ना क्या चीज है, 3 प्रकार के क्षेत्रक के बारे में पढ़ना है। तो हम यहां पर 3 प्रकार के क्षेत्रक के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे, अगला क्या चीज होगा, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक। यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे क्या चीज, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। ये कहा नहीं जा रहा है सोच, ये कहां जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक में हम क्या चीज पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली कौन लोग आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर रहते हैं वे लोग आते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन यहां से लिख सकते हैं कि वे लोग यानी प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर होते हैं, कौन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधनों पर क्या चीज होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे में अगर उदाहरण के लिए देखेंगे तो जैसे में किसान, किसान हो गया, पशुपालन हो गया, यानी आप यहां पर कृषि लिख सकते हैं, किसान डायरेक्ट कृषि आप यहां लिखिए, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बत्तख पालन, एटसेट्रा। अब इसमें जो रोजगार होता है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें रोजगार के बारे में नहीं जाना, लेकिन आप लोग को हम जो वो होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम बताते हैं, जो रोजगार इसमें होता है, रोजगार जो इसमें होता है, रोजगार जो होता है उस रोजगार को हम कहते हैं रेड कलर जॉब, रेड कलर जॉब, रेड कलर
जॉब, है ना, इसको क्या कहते हैं, रेड कलर जॉब, रेड कलर जॉब, जॉब कहते हैं, रेड कलर जॉब। रेड कलर जॉब देखिए यहां पर ये सारे लोग, यानी ये जो है निर्माण कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, जैसा कि आप इधर पर फोटो में देख रहे हैं। समझ में आया, यानी ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आप समझ लिए। तो अब यहां पर हम थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं, तो पीछे हम यहां पर, यानी अब कुल मिला करके आप इसके बारे में जान गए, है ना। अब देखिए अब जो बारी आती है वो अब द्वितीय क्षेत्र की बारी आती है। अब हम यहां पर जो लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक, है ना, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक। तो द्वितीय क्षेत्रक में कौन लोग आते हैं, तो इसमें वे लोग आते हैं, यानी हम इसमें कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में जो लोग विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, यानी द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्रक में निर्माण विनिर्माण अर्थात सभी प्रकार के उद्योग धंधे आते हैं, यानी विनिर्माण, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, है ना। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, निर्माण, निर्माण और क्या चीज, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि कितना, इसमें हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधे, उद्योग जो धंधे होते हैं, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, है ना। तो इसमें उद्योग धंधे में क्या चीज आ जाएगा, उद्योग धंधे में तो उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि इसका अगर हम लिखेंगे, जैसे में उत्पादन या औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। अब इसमें भी निर्माण और विनिर्माण में, निर्माण और विनिर्माण में क्या क्या आएंगे, जैसे अगर देखिए कोई व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जैसे वो सिर्फ गन्ना कर रहा है, जो व्यक्ति गन्ना कर रहा है, अब वो गन्ना के साथ साथ अपने खेतों में चीनी मिल भी लगा करके बैठा हुआ है, और गन्ना से गुड़ और गुड़ से फिर चीनी, यानी वो पूर्ण रूप जिसे हम उपयोग करते हैं, यानी वो पूरा के पूरा चीनी बना दे रहा है। तो वो व्यक्ति जो आएगा वो प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय सेक्टर दोनों में आ जाएगा, है ना। तो यानी जो प्राइमरी सेक्टर जैसे गन्ना हो गया, गन्ना को कर रहे हैं लोग और उसे उद्योग में भेज दे रहा है, और उद्योग के थ्रू श्रेणी में परिवर्तित करके फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र में, यानी इसको सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब इसमें जो रोजगार होता है, वो रोजगार जो होता है वो ब्लू कलर जॉब होता है। इसमें जो रोजगार होता है, यानी इस क्षेत्र के जो रोजगार होंगे, रोजगार जो भी होता है उसे हम कहते हैं क्या चीज, ब्लू कॉलर जॉब, है ना, ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब होता है। यानी जो सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में जो भी रोजगार होता है वो कैसा रोजगार होता है, तो वो ब्लू कलर जॉब होता है। समझ में आया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अब हम यहां पर इसको भी कंप्लीट कर लिए, प्राथमिक क्षेत्र को कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर भी यानी द्वितीय क्षेत्र भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र के बारे में भी देखिए, यहां पर हम आगे जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग लिख लीजिए, यहां पर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय, तृतीय क्षेत्र, ऐसे डायरेक्ट इसको लिखिए, यहां पर इसको लिख लीजिए तृतीय। ये गलत यहां पर लिखा गया है ना, यहां पर क्या होगा, तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, है ना। ये क्या होगा, तृतीय क्षेत्रक होगा, है ना। तो तृतीय क्षेत्रक, अब इसमें लिखेंगे क्या क्या होता है भाई तृतीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक में आप देखिए यहां पर तृतीय क्षेत्रक में जो क्या क्या काम होगा, तो इसमें सेवाओं से संबंधित, यानी इसमें जो होगा, इसमें जो कार्य होता है वो क्या चीज होता है, जो सभी प्रकार की जो सेवाएं होती है, क्या होती है, सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे में क्या होगा भाई, आप यहां पर जैसे में देखिए, जैसे में शिक्षा, परिवहन, शिक्षा, परिवहन, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया इत्यादि। यानी ऐसे जो भी आप सेवा प्रदान, जो सेवा ले रहे हैं, चाहे जिस थ्रू से भी आप, यदि वो एसी हो गया, कूलर हो गया, इट्स एवरीथिंग, यानी जिससे भी आप सेवा ले रहे हैं वो सभी चीज इसमें किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और इसमें जो रोजगार होता है, यानी इसमें जो रोजगार है वो रोजगार कैसा रोजगार होता है भाई, तो इसमें जो रोजगार होता है वो रोजगार कैसा होता है, अगर रोजगार की बात करेंगे
रोजगार कैसा होता है, इसमें रोजगार जो प्राप्त होता है, यानी जो भी इसमें रोजगार होता है वो व्हाइट कलर जॉब होता है, व्हाइट कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब। व्हाइट कलर जॉब, इसमें जो भी रोजगार होता है वो कैसे रोजगार होता है, तो व्हाइट कलर जॉब वाला रोजगार होता है। समझे? आप यहां इसको भी सुधार लेंगे, है ना, आप इसको सुधार लेंगे, आप इतना समझदार हैं, यहां पर आप सुधार लेंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और अभी जो भी हम देखे, यानी आप अगर कुल मिलाकर अगर लिख रहे हैं तो ये तीनों हम बता दिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे आगे जो आपको कंपटीशन लेवल में या 11 12 में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर 4 प्रकार के देखने को मिलेगा, 4 प्रकार के देखने को मिलेगा, है ना। ये रोजगार बता दिए तृतीय क्षेत्र में। अब इसमें 4 प्रकार में होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये 3 तो बता दिए। लेकिन जो चतुर्थ क्षेत्र है उसे ज्ञान का क्षेत्र भी बोलते हैं, एक वो नहीं बताया आप लोग को, और एक और जो है पंचम क्षेत्र जिसमें प्रभावशाली लोग आते हैं, वो आपको नहीं बताया है। यानी 2 चीज आपको नहीं बता रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, समझे। यहां पर कुल मिलाकर के अभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी इंटरसेक्टरी तीनों के बारे में बता दिया, और रोजगार कैसा होता है वो भी बता दिए। यानी इससे बाहर आप क्वेश्चन जाएगा नहीं अगर ये 3 चीज से आएगा तो। अब आगे देखिए जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होता है, अर्थव्यवस्था के क्या देख रहे थे अभी, क्षेत्र देख रहे थे, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख रहे थे, ये हम यहां पर हमें इसी चैप्टर के अंदर में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़ना है। लेकिन अब जो हम आगे देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है आप थोड़ी बहुत पीछे पढ़ करके आए हैं, अब थोड़ी बहुत आप आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अब अगला जो देखिए यहां पर थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं आप लोग को सुविधा के लिए, है ना। अब देखिए अगला हेडिंग आप लगा लेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या लगाएंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई, यहां पर देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। दूसरा होगा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। क्या चीज, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। और अगला होगा विकास, जो होता है विकास के आधार पर, या इसमें हम कह सकते हैं विदेशी संबंधों पर आधारित, विदेशी संबंधों पर आधारित, विदेशी संबंधों पर आधारित, संबंधों पर आधारित। ये होता है, यानी अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसमें विकास के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर और विदेशी संबंधों पर आधारित, विदेशी संबंधों पर आधारित होता है। तो आप इसमें देखिए यहां पर, आप यहां पर आगे देखिए, है ना, आप इसमें आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे विकास के आधार पर, ये संसाधनों के प्रकार होता है, और एक एक बारी बारी से हम सभी चीज को समझते हुए चलेंगे, है ना। तो विकास के आधार पर, अब आगे जो आएगा वो विकास के आधार पर होगा, ठीक ना। क्या होगा, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर जो होता है, विकास के आधार पर हम 3 प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। विकास के आधार पर आप इसको पढ़ लिए हैं, है ना, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। क्या चीज, विकसित देश, है ना। ये कहला होगा विकसित देश, है ना। क्या हो जाएगा, विकसित देश, विकसित देश। अब अगला जो है अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश। और एक और होता है जो हम समझेंगे, इसको कहते हैं विकासशील देश, है ना। क्या बोलते हैं, विकासशील देश, विकासशील देश। अब देखिए हमको ये बताइए
कि आप तीसरा चैप्टर में ये सारी चीज को देखें कि विकसित देश किसे कहते हैं, विकासशील देश किसे कहते हैं और अल्प विकसित देश किसे कहते हैं। आप इसको नहीं पढ़े हैं, लेकिन अल्प विकसित अभी आपको पढ़ना नहीं है ना, अल्प विकसित अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जो भी है विकास के आधार पर ये हम 3 टाइप में इसको डिफाइन करते हैं, जिसमें आप विकसित देश किसे कहते हैं, उसमें आप जो विश्व बैंक की क्या भूमिका है और मानव सूचकांक जो है उसका किस आधार पर वो विकसित या अल्प विकसित कहता है वो आप पूरे पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देश ये हम बता दिए हैं। अब संसाधनों के जो स्वामित्व के आधार पर जो होता है, उस संसाधनों के स्वामित्व पर अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग हो सकता है तो आप लिख लेंगे। तो संसाधनों के आधार पर क्या होता है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम इसको 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जो पूंजीवादी होता है, दूसरा समाजवादी होता है और तीसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो विदेशी संबंधों के आधार पर होता है, विदेशी संबंधों के आधार पर 2 प्रकार से होता है, जिसमें हम एक को कह सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था और एक को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था व्यवहारिक तौर पर किसी भी देश से पूरी तरह बंद अर्थव्यवस्था नहीं होता है, ये आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, है ना। और एक चीज हमें और आगे पढ़ना है। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर है ना संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे तो इसी में आगे आता है, या हम उसको अलग से बोल सकते हैं कि संगठित अर्थव्यवस्था और असंगठित अर्थव्यवस्था। यानी हमें कुल मिलाकर के इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। यहां तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने बुक की ओर और आप थोड़ा सा समझते हुए चलिए, यहां पर है ना आराम आराम से समझते हुए चलिए, पूरा आप लोग को समझ में आएगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है ना, समझ में पूरा आएगा भाई, है ना। यहां पर देखिए ये चैप्टर है और ये चैप्टर है जिसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर का नाम है। और इसमें हम आज की क्लास में यहां से हम बुक से पढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है जो निम्नलिखित चित्रों को देखें, जो नीचे अभी आपको हम चित्र दिखा रहे थे, ये जो चित्र है जो कपास की खेती कर रहे हैं, सिलाई वगैरह कर रहे हैं, यानी इन सारी चीजों को बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों को देखिए, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। यानी देखिए क्या है, लोग जो है विभिन्न अपनी गतिविधियां, यानी जो कार्यशैली है, हर एक लोगों की अलग अलग कार्यशैली है। जैसे कोई व्यक्ति अपना कृषि कर रहा है तो कोई व्यक्ति वहीं पर ईंटा बना रहा है, कोई व्यक्ति बर्तन बना रहा है, कोई व्यक्ति कपास की खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति सिलाई कर रहा है। यानी क्या होता है, सबके अलग अलग क्या चीज है, तो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, और उसमें क्या है, लोग कार्यरत हैं, यानी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें कुछ गतिविधियां जो है वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब गतिविधियां बहुत सारा होता है, जिसमें हम देखिए जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पर हम लोग बांट चुके हैं, उसको टर्सरी सेक्टर पर 3 क्षेत्र में बांट दिए हैं। लेकिन उसी में क्या होता है कि कुछ जो होता है वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो कुछ क्या करती है, अन्य सेवाओं का सृजन करती है। और ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यानी हर समय हमारे चारों ओर क्या होती है, मिलती है ना। यहां तक हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों के क्षेत्रक देखिए क्या होता है। अब हमारे जो अगल बगल में सभी प्रकार की आप सेवाएं देख रहे हैं, सभी प्रकार के आप उत्पादन देख रहे हैं, सभी प्रकार के जो कार्यरत लोगों को आप देख रहे हैं, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब देखिए क्या होता है कि एक जो है अपने क्लास टीचर है, क्लास टीचर कैसे समझता है कि इतने बच्चे जो हैं ज्यादा तेज हैं, ये बच्चे थोड़ा मॉडरेट लेवल में हैं और ये पूरा के पूरा लो है। वो क्या करते हैं, उस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, कि यहां से ये बच्चे जो है पूरा लो बच्चे हैं, है ना, पूरा कमजोर बच्चे हैं, वीक हैं, और ये जो बीच वाले बच्चे हैं ये मॉडरेट हैं, ना वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, और ये बच्चे जो हैं ये पूरा के पूरा स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। तो इसी प्रकार जो हम क्षेत्र को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसे समझेंगे, और उसी को हम जब समूह में बांट देते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्षेत्रक, है ना, क्षेत्रक भी कहते हैं। अब उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि आप अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसको, है ना। यहां तक समझ में आया। जैसे यहां पर देखिए ये फिगर है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पे डाक पार्सल वाला काम कर रहा है, यहाँ पे कपास वाला काम कर रहा है, कोई व्यक्ति दुकान वाला काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ईटा वाला काम कर रहा है। ये क्या है, ये विभिन्न गतिविधियां हैं, है ना। अब आगे देखिए, अब जो यहां से अब जो हम विभिन्न प्रकार के जो गतिविधियों का बात किए, तो उन गतिविधियों को हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं यहां से, है ना। हम यहां से उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप यहां पर आपको समझ में आएगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित, यानी जो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट,
तो इसमें जो बोल रहा है कि प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग, यानी क्या चीज, डायरेक्ट उपयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज में उपयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित क्या होते हैं, अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह क्या चीज है, एक मौसमी फसल है, यानी आप इसको हर समय नहीं कर सकते हैं, आप इसको मौसम के अनुसार ही कर सकते हैं। और अब कपास की जब बात आई तो थोड़ा सा हम आपको जियोग्राफी में ले जाते हैं कि वहां पर कपास की खेती कौन से मिट्टी में होता है। ये सारी चीज जो है आपको हम बता दिए हैं, है ना, सारा चीज बता दिए हैं। आप यदि उसको नहीं रिविजन किए हैं तो कर लेंगे, और वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि कपास की खेती जो बेसिकली काली मिट्टी पर किया जाता है, काली मिट्टी को हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये जो होता है ये हर समय नहीं होता है, ये मौसम के अनुसार ही होता है, समझे, मौसम में ही होता है। यानी कैसा है यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न के पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। यानी देखिए, जब कपास की आप खेती कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वर्षा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपको सूर्य, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और उसी के साथ साथ जलवायु कैसा है, इन्वायरमेंटल कैसा है, ये भी आपको दिखना पड़ेगा। यानी इस पर भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कपास से क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। हम यहां पर कह सकते हैं कि जो कपास है वो कैसा उत्पाद है, कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। समझ में आया। अब देखिए, इसी प्रकार जो है डेयरी उत्पादन में हमें पशुओं की जो जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। जैसे लोग देखो क्या होता है, डेयरी चलाते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, दूध वगैरह खरीदते हैं। तो ये जो दूध आता है भाई कहां से आता है, तो हम लोग पशुओं से ही निकालते हैं। लेकिन अब बात देखेंगे कि पशुओं किस पर निर्भर है, तो उन्हें खाना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि पशुओं की जो जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की क्या होती है, उपलब्धता पर निर्भर करता है कि पशु कैसा है, यानी कितना दूध दे रहा है। आप देखिए, आपके पास एक भैंस हम देते हैं, है ना, भैंस सोचिए, एक हमारे पास भैंस है, बहुत बकलोल भैंस है ना, बताते हैं थोड़ा सा कहानी उसका। तो वो है ना, उसको खाना नहीं खिलाएंगे दूध भी कम कर देती है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि उपलब्धता पर निर्भर करती है, अतः इसका उत्पादन, दूध भी एक क्या है, प्राकृतिक उत्पादन है। दूध भी कौन सा उत्पादन है, तो दूध भी एक प्राकृतिक उत्पादन है। समझ में आया यहां तक। यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर दूध भी एक कैसा क्या है, प्राकृतिक उत्पादन है। और इसी प्रकार खनिज और अयस्क हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो भूमि से ही प्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो यह भी एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र है, यानी जिसमें प्राकृतिक क्या कहते हैं। यहां पर देखिए, ये डिफिनेशन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा कि किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्यों भाई इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहने का कोई तो रीजन होगा, क्योंकि यह क्या चीज है, उन सभी उत्पादों का आधार है। क्या चीज है, प्राकृतिक उन सभी उत्पादों का आधार है। अगर प्राकृतिक नहीं रहेगा, जलवायु नहीं रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा, और वहीं पर अगर उसके संसाधन अच्छे नहीं है तो इन सारे क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये क्या है, क्योंकि यह जो है उन सभी उत्पादों का आधार है जिसे हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्रकृति उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है। सहायक क्षेत्र कहा जाता है। यहां देखिए, सहायक क्षेत्र कहा जाता है। यहां तक समझ में आया, आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे, अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र आता है, आप इससे थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि यहां पर प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है वो साइड कर दो, है ना, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है वो हमें इसी के साथ साथ क्लियर हो जाता है एनसीईआरटी बुक में, है ना। यहां पर देखिए द्वितीयक क्षेत्र, है ना, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में देखिए। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत यानी द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को
विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी विनिर्माण उद्योगों के द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे गन्ना से चीनी बनाना, जैसे अयस्क से स्टील बनाना, है ना। तो ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम, यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास से पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे जो गन्ना होता है, गन्ना से हम क्या करते हैं, गन्ने को कच्चे माल को कहां लेते हैं, तो कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, है ना, तैयार करते हैं। और हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्रक का अन्य नाम क्या आप कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला जो है, अब अगला आगे देखिए तृतीय क्षेत्रक के बारे में देखिए, यहां पर है ना, तृतीय क्षेत्रक के बारे में देखिए, यहां पर देखिए, आप इसको समझिए थोड़ा सा। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है। आप ये कभी सोचे हैं कि भाई क्या हम प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि वगैरह कर लिए, द्वितीय क्षेत्र निर्माण वगैरह कर लिए, तो क्या हमारी आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट हो गई? बिल्कुल नहीं। यानी इसके अतिरिक्त क्या है, एक और क्षेत्रक है जो हम उसे कहते हैं तृतीय क्षेत्रक। अब देखिए तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। यानी आप देखिए जो प्राथमिक क्षेत्रक है जिसमें हम सीधे प्राकृतिक से जुड़े हुए थे, द्वितीय क्षेत्रक में प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो हमें निर्माण हो रहा है वो उद्योग के द्वारा, उद्योग की सहायता से हो रहा है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। लेकिन ये जो तृतीय क्षेत्रक है ये दोनों क्षेत्रक से भिन्न है। अब किस प्रकार भिन्न है, तो ये जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद तो करती है, ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहां पर, यानी जो है तृतीय क्षेत्रक उनसे भिन्न है। भिन्न कैसे है, तो वो जो है तृतीय क्षेत्रक उन दोनों क्षेत्रकों को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब ये देखिए यहां पर, देखिए अगर अब कपास उत्पादन कर लिए, उससे आप कपड़ा भी बना दिए, ठीक है भाई, कपड़ा बना दिए, लेकिन क्या वो उद्योग में रहेगा? नहीं, उसे हमें मार्केट तक लेना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें हमें मदद करता है कौन सा, तृतीय क्षेत्रक मदद करता है। अब तृतीय क्षेत्रक क्या करता है, मदद करता है, यानी परिवहन करने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है हमें उत्पादन और व्यापार में। क्या बोल रहा है कि उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, ये क्या है, तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण है। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। अब देखिए आगे, अब सेवा क्षेत्रक आगे देखिए भाई, सेवा क्षेत्रक है ना। यहां पर देखिए सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य कराने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर भी आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे और एटीएम बूथ, ब्लॉक सेंटर और सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। यानी सेवा ये क्या है, अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं है। जैसे अब बात करेंगे शिक्षक,
डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, बीमारी को उत्पादन कर रहा है, बीमारी को उत्पादन हो गया, अब भाई डॉक्टर उसको सुई दे रहा है, ठीक कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये जो होता है उस कार्य में अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में क्या करती है, सहायता नहीं करती है। यानी उत्पादन में सहायता नहीं करती है, जब अगर उत्पादित हो गया हो तब सहायता करता है क्या करने में, ठीक करने में। समझ में आया यहां तक? ये जो होता है, और ऐसे ऐसे लोग भी किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो सेवाएं ही प्रदान कर रहे हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। समझ में आया? यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां पर आपको कुछ आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, राइट, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं ना, थोड़ा सा जूम करते हैं, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है इसको, यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित है, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, यानी इसमें देखिए 3 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, यानी गतिविधियां तीनों क्षेत्रों में विभाजित हो गया, लेकिन ये क्या है, निर्भर है। और उसमें कैसे निर्भर है वो उदाहरण है आपसे यहाँ तालिका के 2.1 में, आप इसको समझते हुए चलेंगे। इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप कहीं से आप लंबे समय तक इसको रिकॉर्ड करने पाएंगे, है ना, आप इसको लंबे समय तक याद करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो उदाहरण में कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। ओ भाई ये क्या पैतराबाजी कर रहा है भाई, ये बंद करेला चाह रहा है, गन्ना बेच में नहीं करेगा, तो क्या मिलवा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, है ना। तो यह क्या प्रदर्शित करता है कि यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। यानी द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है लेकिन किस पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। जैसा कि हमें पूरा तुरंत बताएं क्या चीज, ये विभाजित है, विभिन्न वर्गों में विभाजित है, लेकिन ये परस्पर क्या चीज है, निर्भर है। समझे? जैसे यहां पर देखिए, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों के कपास आयात करने का निर्यात करती है, जो तो कपास की खेती का क्या होगा, भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी। और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो ये दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। ओ भाई, अब प्राथमिक क्षेत्र के लोग भी द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर हैं, तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है। समझ में आया ना, कैसे निर्भर है भाई, कैसे निर्भर है, कैसे निर्भर है। तो ये देखिए, अब किसान एकदम पूरा मजा से क्या कर रहा है, कपास की खेती कर रहा है, कपास की खेती कर रहा है। अब कपास की जब खेती कर रहा है तो उसका कपास तो भी बिकना चाहिए ना, कपास बिकना चाहिए ना, बिल्कुल बिकना चाहिए, लेकिन कोई कंपनी खरीद नहीं रही है। अब कंपनी खरीद क्यों नहीं रही है, तो भाई वो जो है बाजार में बिक ही नहीं रहा है। बाजार में बिक क्यों नहीं रहा है, वहां तक गाड़ी नहीं ले जा पा रही है, वहां तक परिवहन नहीं जा पा रहा है। ये क्या है, ये तीनों आपस में निर्भर है, परस्पर क्या है, निर्भर है। समझ में आया? अब यहां पर आगे देखिएगा, इसमें एक किसान ट्रैक्टर और क्या है, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और जो पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर औद्योगिक और सेवाओं क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर ली और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादन बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। यानी ये सारा चीज अगर काम नहीं करेगा तो किसान किसको बेचेगा भाई, अगर उसका यूज भी नहीं हो रहा है तो किसान किसको बेचेगा, है ना। जैसे अभी फिलहाल रिसेंटली आप देखे होंगे कि सारे ड्राइवर जो है हड़ताल में चल गए थे, सारे जब ड्राइवर हड़ताल में चल गए थे तो उससे क्या हुआ था, पूरा परिवहन ठप हो गया। कोई सामान आ रहा है, पता चल रहा है 10 दिन के बाद आएगा, ऑर्डर आज किए 20 दिन के बाद आएगा। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्राइवर हड़ताल पे चला गया, क्या कर सकते हैं, क्या सब सारा चीज का है, इस पर सब एक परस्पर निर्भर है। अब यहां पर थोड़ा सा विचार करने के लिए दे रहा है, आप हो सकता है यहां पर इसको थोड़ा सा समझिए, है ना, समझिए। यहां पर देखिए, विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपयुक्त सारणी को भरें, जिसमें पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से विभिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर की व्याख्या करें। निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें। दर्जी, टोकरी बुनकर, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मछुआरा, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला और क्या है, दिया सिलाई, कारखानों में श्रमिक, महाजन, माली, कुम्हार, मधुमक्खी पालन, अंतरिक्ष यात्री और कॉल सेंटर का कर्मचारी।
इन सारे चीजों को आप क्या करेंगे, एक तरफ प्राथमिक क्षेत्रक लिखेंगे, एक तरफ द्वितीय क्षेत्रक लिखेंगे, और एक तरफ यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, और यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक, और तीनों को लिख करके और आप इसको क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तीनों क्षेत्रकों का तुलना करेंगे, है ना। क्या करने वाले हैं भाई, तो तीनों क्षेत्रकों का आज हम यहाँ पर तुलना करेंगे, तीनों क्षेत्रकों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तीनों क्षेत्रकों का तुलना करेंगे, है ना, तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये सारा चीज तो भाई ठीक है, सारा चीज है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, ये ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन किस क्षेत्र में लोगों का ज्यादा रोजगार मिल पा रहा है, किस क्षेत्र में ज्यादा आर्थिक वृद्धि है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, परस्पर तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है तो वो है टर्सरी सेक्टर, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, और अगर कोई सबसे कम करता है तो वो है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में 50% से प्लस जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करते हैं, है ना, निर्भर है। यहां तक समझ में आया। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को आपको कल की क्लास में जवाब देना है, और कल की क्लास में इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो बता देंगे, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम में भी भेज सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर जो बोल रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। ये क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे दीर्घ उत्तर प्रश्न यानी दीर्घ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है ना। जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो वहां आपको करवा देंगे, है ना। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हम लोग का कल का लेक्चर रहेगा, वो कल का जो लेक्चर रहेगा वो कौन सा रहेगा, लेक्चर 2 रहेगा, है ना। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, और कल के लेक्चर में हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।